नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बच्चों की रक्षा और सुखी जीवन के लिए माताओं ने की छठ पूजा। समाधान शिविर में सीईओ चोपड़ा ने समस्याओं के शीघ्र समाधान के दिए निर्देश। जेबीटी अध्यापकों को अंक सुधार के लिए मिलेगा स्पेशल चांस। किसान मजदूरों की समस्याओं के समाधान पर डीसी ने दिया आश्वासन। दूषित पेयजल से परेशान डीसी कॉलोनी के लोगों ने किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। छठ पूजा के चौथे दिन नदी घाटों पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए जिला परिषद के द्वारा सभी सुविधाएं जुटाई जा रही है। छठ पूजा के चौथे दिन व्रत रखने वाली महिलाओं के द्वारा पूजा करके छिपते सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। पूरी रात पूजा और भजन कीर्तन के बाद सुबह है उगते सूर्य को अर्घ्य देकर महिला अपना व्रत खोलती हैं। छठ पूजा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं ने बताया कि छठ पूजा से परिवार में सुख शांति और बच्चों की लंबी आयु होती है, जिसे पूर्वांचल के लोग बड़े ही उल्लास के साथ मनाते हैं। छठ पूजा एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की पूजा के लिए मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा की जाती है जो जीवन के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। इस दिन छठी मैया की पूजा भी की जाती है जो बच्चों की रक्षा और सुखी जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। छठ पूजा परिवार और समाज की एकता का प्रतीक है जिसमें लोग एक साथ मिलकर पूजा करते हैं और त्योहार मनाते हैं। छठ पूजा को मद्देनजर रखते हुए सुविधाओं को दुरुस्त कर दिया गया है। सुरक्षा को लेकर पुलिस के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। किसी भी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। नहर के पास पुलिस की पैनी नजर रहेगी। क्यों मनाया जाता है? सुहाग के लिए, अपने अपने लड़का के लिए मानते हैं कि माता रानी सब पूरा करती है। तो इसकी विधि क्या है? हाँ? क्या विधि है? इसका विधान तो बहुत लंबी है जी। हम लोग तो माता रानी के जी, सूरज भगवान के, माता रानी के सब फल चाहिए जी। हाँ जी, मेरा नाम अंशुल है और हम इस महाछठ पर्व के पूर्व में यहाँ नहर पे आ रखे हैं। ये हमारा 3 दिन का पर्व चलता है जी। उगते सूरज और डूबते सूरज की पूजा की जाती है और इसमें बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं जैसे मीठी पूरी, ठेकुए, खस्ते, और ये प्रसाद हम लोग सुबह सूर्य देव को जल देकर तब सब लोगों को बांटते हैं जी। धन्यवाद। ये त्योहार हमारे बच्चों के लिए और पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। अभी बने रहे, इस वजह से ये व्रत हमारे 3 दिन का चलता रहता है कंटिन्यू। हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम मनीषा है। आज हम लोग छठ पूजा के पर्व पर यहाँ पर सभी उपस्थित हुए हैं। ये छठ पूजा अपने पति की लंबी आयु के लिए और बच्चों के लिए की जाती है और इसमें नए नए अच्छे पकवान भी बनाए जाते हैं और मतलब ये नहर के पास में आके सूर्य उदय होने से लेकर अस्त तक के बीच में मनाई जाती है। धन्यवाद जी। क्या कामना करते हैं आप? हम ये कामना करते हैं कि जो भी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं उन सभी को मैं कहना चाहती हूँ कि छठ पूजा की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और आपका सब परिवार कुशल मंगल रहे। छठ पर्व की पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत शुभकामनाएं और बधाई है। इस पर्व को लेकर के जो जहाँ छठ पर्व का त्योहार मनाने का व्यवस्था की गई है, जहाँ जगह सुनिश्चित की गई है, हमारे बैंक कॉलोनी के अंदर, नहर के पास और हमारे कीर्तिनगर में सारी जगह व्यवस्था अच्छी की गई है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सारी व्यवस्था नगर परिषद और पुलिस प्रशासन अच्छी तरीके से मुस्तैद है। जहाँ भी कोई आवश्यकता रही, नगर परिषद के माध्यम से हमने सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी। लोगों की विभिन्न समस्याओं का मौके पर निपटारा करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद के सीईओ अजय चोपड़ा ने बताया कि जिला व उपमंडल स्तर पर प्रत्येक सोमवार और वीरवार को समाधान शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिनकी समीक्षा स्वयं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करते हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी भी नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में समस्या आ रही है तो वे अपनी समस्याओं को समाधान शिविर में रख सकते हैं। इस अवसर पर नागरिकों के द्वारा सीईओ के समक्ष रखी गई अतिक्रमण हटवाने, सफाई व्यवस्था करवाने और पीएम योजनाओं के लाभ से संबंधित समस्याओं का मौके पर निपटान किया गया। जिला परिषद सीईओ अजय चोपड़ा समाधान शिविर में नागरिकों की समस्याएं सुन रहे थे। सीईओ के समक्ष समाधान शिविर में नागरिकों ने अंबेडकर छात्रावास बनवाने, पीएम योजना का लाभ दिलवाने,
मनरेगा का काम दिलवाने, मजदूरी कापी बनवाने, खेत में पाइपलाइन लगवाने बारे डीसी कॉलोनी के वार्ड नंबर 30 और 31 में सफाई व मोटर ठीक करवाने, प्लाट में कब्जा हटवाने, पिग फार्म के लिए लोन दिलवाने से संबंधित शिकायतें रखी। सीईओ ने सभी समस्याओं को गौर से सुना और संबंधित विभागों को शिकायतों का निवारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने अपने विभाग से संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान कर एटीआर पोर्टल पर स्पष्ट रूप से अपडेट करें। जैसे कि आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा जी के आदेशों पर हर सोमवार को, वीरवार को और शुक्रवार को समाधान शिविर लगाया जाता है। तो उसके तहत भी आज समाधान शिविर लगा था, जिसमें लगभग हमारी 50 के करीब एप्लीकेशन आई हैं आम जनता की, और जिनका हम जल्द से जल्द निवारण करेंगे उसमें। तो जो समस्याएं हमारी पब्लिक हेल्थ की हैं, जैसे थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की हैं, शहरी विभाग की हैं, कुछ पंचायत की हैं, एग्रीकल्चर की हैं, तो हैं उनको निम्नसार उसका निपटारा किया जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि बड़ा अच्छा अनुभव है लोगों का, आम जनता का और अधिकारियों का बड़ा अच्छा उसमें रिस्पॉन्स रहता है कार्य करने के प्रति। और देखिए मैं बता रहा हूँ आज भी लगभग 50 के करीब एप्लीकेशंस आई हैं, तो अच्छा रिस्पॉन्स है आम जनता का इसमें। देखिए मेरी अपील यही है कि जिसकी भी कोई समस्या है वो समाधान शिविर में ज़रूर आएँ और अपनी शिकायत का निवारण करवाएँ। इसमें जल्द से जल्द इसमें शिकायत का निवारण किया जाता है, इसमें सरकार के जो दिशा निर्देश हैं। देखिए इसमें हरियाणा सरकार के पूरा दिशा निर्देश हैं, सख्त निर्देश हैं कि सभी कर्मचारी अधिकारियों की सफाई व्यवस्था पूर्णतः ध्यान रखा जाए, और उस मामले में हमारे ग्रामीण भी क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में भी जो स्वच्छता के प्रति अभियान चलाया जाता है और समय-समय के ऊपर, और फिर भी कोई कमी आती है तो हम उसे दुरुस्त करवाते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड शिक्षा विभाग में कार्यरत जेबीटी अध्यापकों को अंक सुधार के लिए विशेष अवसर प्रदान करने जा रहा है। इस बारे में बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि हरियाणा सरकार की कल्याणकारी नीतियों के एजेंडे के तहत बोर्ड प्रशासन ने 1990 से 2024 तक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी परीक्षा पास करने वाले जेबीटी अध्यापकों को अंक सुधार के लिए स्पेशल चांस देने का निर्णय लिया है। अब जेबीटी अध्यापकों की अंक 50% से कम होने के कारण एसीपी नहीं रुकेगी। वहीं उन्होंने अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम नवंबर के पहले सप्ताह में घोषित करने की बात कही। शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि बोर्ड प्रशासन के द्वारा ऐसे जेबीटी के अध्यापक जिनकी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में 50% अंक न होने के कारण एसीपी रुकी हुई है, उन्हें बोर्ड के द्वारा अंक सुधार हेतु स्पेशल मौका दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत जेबीटी अध्यापक जो 1990 से 2024 के बीच में 10+2 परीक्षा बोर्ड से पास करके हरियाणा सरकार में कार्यरत हैं और सीनियर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा में उनके 50% अंक नहीं होने का एसीपी रुकी हुई है, तो ऐसे अध्यापकों के लिए हरियाणा सरकार ने बोर्ड प्रशासन को स्पेशल चांस देने का निर्देश दिया है, ताकि इस तरह के अध्यापकों को एसीपी रुकने से वित्तीय नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि बोर्ड के द्वारा शीघ्र ही इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और ये अध्यापक भविष्य में 10+2 परीक्षा में अंक सुधार के लिए आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड अध्यक्ष ने अध्यापक पात्रता परीक्षा के परिणाम के बारे में कहा कि बोर्ड द्वारा तीनों लेवल की परीक्षाओं का परिणाम तैयार कर लिया गया है और परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक भी करवाई जा चुकी है। सबसे पहले तो मैं भिवानी हलचल का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में आकर कवरेज के लिए समय निकाला। जहाँ तक सवाल हरियाणा सरकार का जन उपयोगी और जनता का सरकार के प्रति विश्वास ज़्यादा बने कार्यक्रम किए जा रहे हैं या जो फैसले लिए जा रहे हैं, उससे संबंधित मैं बताना चाहूँगा कि हमारे शिक्षक साथी खास तौर पर जो पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर्स, प्राइमरी स्कूल्स में जो शिक्षा निदेशालय एलिमेंट्री एजुकेशन के तहत जो नियुक्तियाँ जिनकी की गई थी, कुछ एक ऐसे अध्यापक साथी हैं जिनका सीनियर सेकेंडरी यानी +2 में 50% नंबर ना होने की वजह से एसीपी ग्रेड रुका हुआ है और इस प्रकार के प्रतिवेदन बार-बार आ रहे थे। माननीय शिक्षा मंत्री जी महोदय के द्वारा भी इस प्रकार के दिशा निर्देश और इस प्रकार के जो प्रतिवेदन हैं वो फॉरवर्ड किए जा रहे थे कि इनके बारे में कुछ विचार किया जाए, क्योंकि जब कोई भी कर्मचारी किसी भी नौकरी में अपनी सेवाएं देना आरंभ करता है तो वह ये भी एक्सपेक्ट करता है कि समयबद्ध उनका प्रमोशन भी हो। वहाँ सबसे बड़ी समस्या सभी टीचर्स के साथ यही थी कि 50% नंबर जिनके नहीं थे उनको नेक्स्ट एसीपी नहीं मिल रहा था। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने बाकायदा अपनी डबल एसी बैठक में और अपने सभी शिक्षक साथियों का भविष्य को ध्यान में रखते फैसला लिया है कि 1990 से लेकर सन 2024 तक जो कोई भी सीनियर सेकेंडरी पास कैंडिडेट हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से है, वो कम से कम 2 विषयों में अपना अंक सुधार का फार्म अभी 15 नवंबर तक भर सकते हैं और उसके बाद 30 नवंबर तक इनकी परीक्षा ले ली जाएगी और 15 दिसंबर तक हम इनका रिजल्ट घोषित कर देंगे।
ताकि इनके जो कैरियर से संबंधित इनका एक अड़चन है वह दूर हो और शिक्षक साथी अपना सम्मान पूर्वक आगे का जो प्रमोशन वो ले सकें। सर नहीं, यह सिर्फ उन्हीं शिक्षक साथियों को मिलेगा बेनिफिट। दरअसल मैं एसीपी के बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहूँ। सिविल सर्विस रूल 2016 जो अपना हरियाणा का है, ये 8, 16 और 24 3 स्टेज होते हैं। 8 साल की सर्विस पर पहला मिलता है एसीपी ग्रेड, 16 पर दूसरा और 24 साल पर तीसरा। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो जिन साथियों का ये एसीपी ग्रेड रुका है, हो सकता है कि ये साथी सन 2000 के बाद के ही हों सभी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पास आउट +2 स्टूडेंट जैसे। लेकिन हमने 1990 से इसलिए लिया है कि इसके बावजूद कई एक बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं, अदर डिपार्टमेंट्स में भी हो सकता है ऐसी परिस्थितियां हो, तो 1990 से लेकर पहले भी हम एक बार ऐसा अवसर प्रदान कर चुके हैं। ये नहीं कि पहली बार यह है, लेकिन अब इस बार स्पेशल तौर पर यह प्रावधान शिक्षक साथियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। देखिए, जहाँ तक स्टेट का एग्जाम है, बड़ा सफलतापूर्वक और जो हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश हैं, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जैसे परीक्षाओं के मामले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय। अखिल भारतीय किसान सभा और मजदूर संगठनों ने बैठक कर जिला प्रशासन को विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए मांग पत्र सौंपकर चर्चा की। इस बारे में किसान सभा के जिला प्रधान रामफल देसवाल, जिला सचिव मास्टर जगरोशन व मेवा सिंह आर्य ने कहा कि जिले के 3 दर्जन गांव में बाढ़ और जलभराव की निकासी सहित अनेक मुद्दे उठाए गए थे, लेकिन अभी तक किसी भी मुद्दे पर पूर्ण रूप से समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने सरकार से फसल खराबे का मुआवजा देने और फसल खरीद इत्यादि का समाधान करने की शीघ्र मांग की, ताकि किसानों को आगामी नुकसान से बचाया जा सके। बाजरा, कपास व धान की सरकारी बिक्री पर चर्चा हुई। रबी फसल की बुआई भी नहीं हो पाएगी। शीघ्र जल भराव निकासी हो ताकि किसान रबी फसल की बुआई कर सकें। 1 लाख रुपए प्रति एकड़ बर्बाद फसलों का शीघ्र मुआवजा देने, मजदूरों को भी मुआवजा मिले, घरों का हुए नुकसान की भरपाई हो। बाजरा, कपास, मूंग व धान की सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीद हो। कालाबाजारी पर रोक लगे। बिजली टावरों व तेल पाइपलाइनों का न्योचित मुआवजा मिले। बकाया बिजली कनेक्शन जारी हो। क्रॉप पेंटिंग में धांधली बंद हो। बाढ़ पीड़ितों गांवों में 200 दिन मनरेगा काम 600 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी से तुरंत लागू हो। 350 करोड़ रुपए बीमा फ्रॉड की जांच हो। किसानों को ब्याज समेत पूरा पैसा मिले। उपायुक्त ने सभी विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे समस्याओं का शीघ्र समाधान करें। उन्होंने सभी मांगों को पूरा करने पर सहमति जताई। सभी महकमों के बुला रखे थे और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है। बहुत दिनों के बाद एक ऐसा प्रयास हुआ है। तमाम अधिकारी वहाँ आए हुए थे, और बातचीत हुई हर पक्ष के ऊपर, चाहे वो बिजली के ट्यूबवेल कनेक्शन का सवाल था, जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने का सवाल है, चाहे फसल खरीद का था, चाहे क्रॉप कटिंग का था। सब के ऊपर जिम्मेवारियां फिक्स की हैं और हम इस मीटिंग से संतुष्ट हैं। और आगे भी उपायुक्त महोदय ने भी विश्वास दिलाया कि यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। के ऊपर भी बात हुई है। देखिए, उपायुक्त महोदय ने खुद, हमने उनसे ये कहा कि पहले उपायुक्त महोदय खुद तय करें कि जमीन के रेट क्या होंगे। इसी तरह तहसील सत्रों के ऊपर एसडीएम के नेतृत्व में कमेटियां बना के पहले वो जमीन के रेट तय करेंगे, उसके बाद किसान को सूचना दी जाएगी। पहले जमीन के रेट तय होने के बगैर किसी किसान के खेत में टावर कंपनी वाले नहीं जाएंगे, ऐसे निर्देश दिए गए। हमने यहाँ 16 अक्टूबर को एक बड़ा महापंचायत का आयोजन किया था अपने मांग मुद्दों को लेकर के, और एक 11 सूत्री ज्ञापन हमने उपायुक्त महोदय को सौंपा था। उसी की कड़ी में आज ये हमारी बैठक हुई है। बिजली के बकाया कनेक्शन है, जिसमें 1,000 से ज़्यादा ट्यूबवेल कनेक्शन बकाया पड़े हैं। अभी आश्वासन मिला है कि 15 दिन के भीतर ट्रांसफार्मर मंगवा के नए कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे। इसी प्रकार से हमारा 350 करोड़ रुपए बीमा का है, उसके लिए एक कमेटी यहाँ जिला हेडक्वार्टर पर बनी है। वो डीजीआरसी के लिए अपनी अपील तैयार करेगी ताकि एसजीआरसी में जाया जा सके। इसी प्रकार से मनरेगा का मजदूरों का काम, फसल खरीद का, हमें बड़ी निराशा है कि सरकार कह रही है कि हम 24 फसलों को खरीद रहे हैं, लेकिन धरातल पर एक भी फसल को नहीं खरीदा जा रहा। इसी प्रकार से डीएपी की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। आज भी मतलब 90% सरसों की बुआई हो चुकी है, लेकिन डीएपी का भारी टोटा है। और इसी प्रकार से गेहूं के बीज की भी आने वाले समय में भारी किल्लत होगी। और डीएपी की चल ही रही है
हम सरकार से ये कह के आए हैं कि आप यूरिया का, डीएपी का, अन्य खादों का प्रबंध करें और किसान की फसलों की प्रोक्योरमेंट करें। आश्वासन मिले, अभी देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। बाकी हमारा 104 दिन से धरना लगातार लोहारू में जारी है। जब तक हमारा बीमा क्लेम नहीं मिलेगा तब तक ये हमारा वहाँ प्रदर्शन जारी है। और चौधरी देवलाल विचार मंच ने कई मांगे प्रशासन के सामने रखी हुई थी, जिनको लेके डी साहब ने आज सभी विभागों के अध्यक्षों को बुलाया हुआ था और सभी किसान नेता आज उस मीटिंग में थे। विभिन्न मुद्दों को, जैसे मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया, सारी बातें आज प्रशासन के सामने रखी गई। उपायुक्त महोदय ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण में सारी बातें सुनी, चाहे पानी निकासी का मामला हो, चाहे बीमा क्लेम का मामला हो, चाहे बिजली कनेक्शन का मामला हो, चाहे बाजरा और मूंग की खरीद का मामला हो। सारी बातें बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और आश्वासन दिया है कि जल्द इन समस्याओं का समाधान होगा। देखते हैं कितना और किस समय तक होता है। डीसी कॉलोनी के लोग पिछले करीब 30 वर्षों से दूषित पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। वार्ड नंबर 30 निवासी रिटायर्ड सूबेदार सतवीर सिंह यादव ने बताया कि डीसी कॉलोनी में पुराने बूस्टर की बदहाली के कारण दूषित पेयजल आपूर्ति की जा रही है। इस वजह से कॉलोनी में बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। वहीं कॉलोनी में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। इस बारे में संबंधित विभाग अधिकारियों को सूचित किया जा चुका है, लेकिन शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने व साफ सफाई के लिए किसी भी प्रकार के प्रयास कर्मचारियों के द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। वार्ड नंबर 30 व 31 वासी रिटायर्ड सूबेदार सतवीर सिंह यादव, रिटायर्ड मैनेजर राजकुमार, किसान नेता गंगाराम शिवरान, राजपाल जिलेश सिंह महिपाल ने बताया कि बूस्टर की सफाई पिछले 20 सालों से नहीं हुई है। टैंक के अंदर कागज, प्लास्टिक की बोतलें और अन्य कूड़ा करकट खुले आम तैर रहा है। पानी के नीचे बड़ी मात्रा में गाद और मिट्टी जमा है, जिससे पानी पूरी तरह से दूषित हो चुका है। बूस्टर के होद का ढक्कन भी टूटा हुआ है, जो बाहरी गंदगी और कीटों के प्रवेश को और आसान बना रहा है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि यह दूषित पानी पीकर वे लगातार बीमार पड़ रहे हैं, जिससे चिकित्सा बिल बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह समस्या केवल बूस्टर टैंक तक सीमित नहीं है। पानी की सप्लाई के लिए लगी वाल्व भी गंभीर समस्या का कारण बनी हुई है। ये वाल्व जमीन के लगभग 3 फुट नीचे एक गड्ढे में लगे हैं और सभी बुरी तरह से लीक कर रहे हैं। इस गड्ढे में हमेशा 3 फुट गंदा पानी भरा रहता है, जिसमें कीड़े तैरते हुए स्पष्ट दिखे जा सकते हैं। रिसाव के कारण यही दूषित पानी सप्लाई लाइन में मिल जाता है और नलों के माध्यम से घरों तक पहुंचता है। वार्डवासियों ने कहा कि पानी की गुणवत्ता के साथ साथ सप्लाई की अनियमितता ने भी निवासियों का जीवन कठिन बना दिया है। मेरा नाम मिसेस इंदुरकर है, कौशल इंदुरकर है। मैं वैसे तो महाराष्ट्रियन हूँ, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पर हमारी जिंदगी गुजर गई है। डीसी कॉलोनी वार्ड नंबर 31 और 30 ये दोनों यहाँ मकान बना रखा है। पानी की समस्या हद से ज्यादा है। एक तो पानी गंदा बहुत आता है, हरा आता है, बिल्कुल साफ नहीं आता है पानी। दूसरी बात है, कभी भी टाइम के ऊपर पानी नहीं देते। कभी तो सर्दियों में तो उठेंगे नहीं, उससे पहले 7 बजे से पहले पानी दे देंगे। पानी की समस्या तो हद से ज्यादा है। बिल्कुल पानी का टाइमिंग नहीं है, 3-3, 4-4 दिन तक पानी नहीं आता है। आएगा भी तो गंदा पानी आता है। दूसरी बात है, समय से नहीं देते हैं कभी भी पानी। कभी तो दोपहर को दे दिया, कभी उनका इंतजार करते रहना पड़ता है। कहीं जाना भी होता है, बच्चे भी होते हैं, स्कूल भी जाते हैं, ड्यूटी वाले भी होते हैं। हर समस्या है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि नहीं है करके। कितने समय से परेशानी आ रही है? समय तो कई समय हो गया जी, 2-3 साल से भी ज्यादा ही हो गया। उससे पहले तो चलो टाइम से पानी तो कम से कम मिल जाता था, लेकिन आता हराए पानी है। साफ पानी तो कभी भी नहीं आया है। किसी दिन हमने नहीं देखा कि भाई साफ पानी आया है, व्हाइट पानी। ये कोई समस्या कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। बीमारी का साधन है, बच्चे भी है, बड़े भी है, बुजुर्ग भी है, हर कोई है यहाँ पर। ये नहीं है कि नहीं है करके। और समय से नहीं आएगा पानी तो बताइए काम कैसे होगा? किसी का भी काम नहीं होगा ना। और हम इंतजार करते रहे, कभी पानी आता है तो कहते आ गया था जी पानी, हमको पता ही नहीं चलता पानी आया था या नहीं। दूसरा, पानी का सिस्टम होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। भाई इतने बजे इधर जाएगा, यहाँ से 3 जगह पर पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसका भी कोई सिस्टम नहीं है। मैं आ गया, मैंने कुछ कहा, मेरी तरफ छोड़ दिया, वो आ गया उधर छोड़ दिया, तीसरा आ गया उधर छोड़ दिया। तो एक तो इसकी टाइम की स्केल होनी चाहिए, भाई इतने बजे इतने इसमें, इतने बजे इतने इसमें, और टाइम का टाइम टेबल हो। ऑपरेटर यहाँ रहना चाहिए। आधे तो ऑपरेटर की वजह से समस्या है। हम किसी की शिकायत करके राजी नहीं, लेकिन पूरे दोनों वार्ड परेशान है। सुबह आके मैंने देखा ताला लगा हुआ है। ये प्रधान राम कुमार 4-5 दिन से चक्कर काट रहा है, फिर दोनों वार्डों की समस्या हल हो, बूस्टर की सफाई हो और इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, वाल चेंज हो। ये कोई बहाना नहीं है। अभी 4 दिन से पानी नहीं, महीने में
सिर्फ 10 या 12 दिन पानी आता है, कैसे काम चलेगा। मेरा नाम सीताराम शर्मा है, डीसी कॉलोनी निवासी। मैं यहाँ बहुत सालों से रह रही हूँ। 1960 से मैं इधर यहाँ रह रही हूँ, लेकिन मेरे देखते देखते यहाँ जो परिवर्तन हुआ है, जो आज के हालात है, ऐसी कभी नहीं हुई। ये वो वक्त था, यहाँ बंसीलाल के टाइम में 3 टाइम नल के आए करते थे और पानी की वाह वाह होती थी। लेकिन आज वो समस्या है, हम पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और हमारे बच्चे स्कूल जाने के लिए बाध्य हैं। और आज की समस्या को देखते हुए हम सभी लोग आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप हमारी जो हार्दिक इच्छाएं हैं उनको ध्यान में देते हुए आप इसको करें, और हमारा यही आपसे अनुग्रह है। और अब चलते चलते यह भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के 100वें वर्ष यानी कि 2030 में इसका आयोजन अहमदाबाद में होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला आयोजन 1930 में कनाडा में हैमिल्टन में हुआ था। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के कार्यकारी बोर्ड ने हाल ही में अहमदाबाद को प्रस्तावित मेजबान शहर के रूप में अनुशंसित किया है। वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए 2 ही शहरों भारत के अहमदाबाद और नाइजीरिया के अबुजा ने आवेदन दिया था, लेकिन मजबूत बुनियादी ढांचा, आर्थिक ताकत, स्थिर सरकार और खेल स्पर्धाओं के सफल आयोजन के आधार पर अहमदाबाद को तरजीह दी गई। अब अहमदाबाद नाम को आगामी 26 नवंबर को ग्लासगो में होने वाली जनरल असेंबली में औपचारिक मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। हकीकत यह है कि हाल के वर्षों में इस आयोजन के लिए मेजबान शहर ढूंढना चुनौतीपूर्ण रहा है। बड़ी बात यह है कि 2030 में कॉमनवेल्थ का आयोजन करने से 2036 में ओलंपिक गेम्स की मेजबानी की हमारी दावेदारी को और बल मिलेगा। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 न केवल भारत की विश्व स्तरीय खेल और आयोजन क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा, बल्कि यह 2047 में विकसित भारत के हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। भारत ने आखिरी बार 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी, जो खराब योजना, निर्माण में देरी और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण विवादों के घेरे में आ गई थी। लेकिन अब भारत कॉमनवेल्थ गेम्स को बेहतर तैयारी के साथ आयोजित करने की योजना बना रहा है। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के आयोजन की बात है, तो भारत 2027 में महिला वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप और 2028 में विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की योजना भी बना रहा है, जो खेलों के क्षेत्र में एक ताकत बनने की इसकी महत्वाकांक्षा का ही सूचक है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस। बच्चों की रक्षा और सुखी जीवन के लिए माताओं ने की छठ पूजा। समाधान शिविर में सीईओ चोपड़ा ने समस्याओं के शीघ्र समाधान के दिए निर्देश। जेबीटी अध्यापकों को अंक सुधार के लिए मिलेगा स्पेशल चांस। किसान मजदूरों की समस्याओं के समाधान पर डीसी ने दिया आश्वासन। दूषित पेयजल से परेशान डीसी कॉलोनी के लोगों ने किया प्रदर्शन। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।